हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम हमारा साइंस का 11 चैप्टर देखेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। हम हमारे डेली लाइफ में बहुत से एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें फोर्स प्रेशर कुछ ना कुछ तो रहता है, सब हमारे डेली एक्टिविटी में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, देखो, एक गोल कीपर सेविंग अ गोल एंड अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल एंड अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल। अब ये तीनों जो भी इंसिडेंट है, इसमें हम कहीं ना कहीं तो फोर्स और प्रेशर का एक्सपीरियंस देख सकते हैं। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट हम देखेंगे फोर्स, अ पुश और अ पुल। एक्शन जैसे कि पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग एक्सेट्रा जो भी है, जो भी सर्टेन टास्क को डिस्क्राइब करता है, तो ईच हर एक एक्शन में जो भी है कुछ ना कुछ काइंड ऑफ चेंज होता है, मोशन होता है ऑब्जेक्ट के। तो ये जो भी रिप्लेसमेंट हो रहा है वो क्या होगा, क्या होता है, उसे कौन से टर्म से हम बता सकते हैं। सो इन साइंस अ पुश और अ पुल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई पुश हो रहा है या तो पुल हो रहा है तो उसे हम फोर्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन है वो इम्पार्टेड हो रहा है ऑब्जेक्ट में, जो भी हो रहा है वो एक्शन जो भी हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, फोर्स के वजह से ही हो रहा है, ये हम इजीली कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्सेस जो ड्यू टू एन इंटरैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो भी फोर्सेस हो रहा है। जैसे कि सपोज एक मैन जो है वो खड़े है एक स्टेशनरी कार के पीछे, तो क्या होगा, क्या वो कार बस उसके खड़े रहने से मूव हो सकता है आगे? नहीं हो सकता है। अगर वो फोर्स लगाएगा, उसे पुश करेगा, तो क्या होगा, वो कार मूव करेगा थोड़ा बहुत। तो इससे हम इजीली कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट जो भी है वो मूव होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे दो लड़कियां हैं, वो दोनों कुछ खेल पुश कर रहे और पुल कर रहे। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे पुश हो रहा है और पुल हो रहा है, तभी जाके यहाँ पे हमें कुछ भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कौन किससे खींच रहा है। जो भी पेयर ऑफ गर्ल्स है, ये लोग दोनों को खींच रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे ये काऊ का सेम एग्जांपल दिया है, कौन किसे खींच रहा है? क्या ये गाय जो है वो इस आदमी को खींच रही है कि ये आदमी को गाय खींच रहा है? तो ये जो भी पुश और पुल है, ये सारी चीजें जो भी है, ये फोर्स जो भी लग रही है ऑब्जेक्ट में, वो जो है जो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन की वजह से हो रही है। यहाँ पे ये काऊ के वजह से हो रही है, इनका देखा जाए तो, और इसका देखा जाए तो ये मैन के वजह से हो रहा है। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। तो इससे हमें एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट तो जरूरी है इंटरैक्ट के लिए, फोर्स को इंटरैक्ट करने के लिए। थस जो इंटरैक्शन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उसके वजह से फोर्स क्रिएट होता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब फोर्स जो भी है वो कैसे एक्सप्लोर हो रहा है। सबने गेम देखा होगा, एक रस्सी रहता है, दो तरफ टीम रहती है और फिर उसे खींचा जाता है। तो ये जो भी ये गेम है, इसमें मेंबर्स होते हैं दोनों टीम में खींचने के लिए, दोनों डायरेक्शन में। कभी कभी क्या होता है, ऐसे तो रोप सिंपली खुद ही नहीं मूव होता, लेकिन इस सिचुएशन में जो टीम बहुत ही हार्ड पुल करेगी वहां पे फोर्स ज्यादा होगा और वो टीम जीत जाएगी वो गेम को। वैसे ही ये एग्जांपल दिया गया है क्योंकि फोर्स जो है वो अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट में सेम डायरेक्शन में एट टू वन अनदर, सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो जहां ज्यादा फोर्स दे रहा है वो वहां पे ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, वहां ज्यादा फोर्स देखने को मिलेगा। सो हम इससे ये लर्न कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो लार्जर और स्मॉलर हो सकता है, या तो फिर इक्वल भी हो सकता है एक दूसरे के। जो भी स्ट्रेंथ है फोर्स में यूजुअली एक्सप्रेस्ड हो रहा है, वो उसके मैग्नीट्यूड से यूज हो रहा है। तो वी हैव ऑल्सो भी स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। अब जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट हो रहा है ये भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑल्सो अगर जो डायरेक्शन है और द मैग्नीट्यूड जहां पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो चेंजेस हो रहा है, तो उस पे और भी फोर्स में भी वो चेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या फोर्स जो है वो एक मोशन को चेंज कर सकता है? तो इसके लिए हम देखेंगे जैसे कि सिचुएशन जहाँ पे पेनाल्टी किक होती है फुटबॉल में, जो प्लेयर होते हैं वो फोर्स अप्लाई करते हैं बॉल में,
तो बिफोर बीइंग हिट वो बॉल पहले तो रेस्ट में रहता है, तो उसका स्पीड 0 होता है। फिर जैसे ही उसे किक करते हैं प्लेयर्स, तो क्या होता है, उसे फोर्स मिल जाता है और मूव होता है गोल के टुवर्ड्स में। तो जो गोलकीपर डाइव करता है या तो जंप करता है गोल को सेव करने के लिए, तो उसके एक्शन के वजह से गोलकीपर को भी फोर्स लगाना पड़ता है उस मूविंग बॉल पे, तभी जाके वो उसे रोक सकता है। तो जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उस बॉल को स्टॉप करने के लिए और उसे रोकने के लिए, सेविंग गोल को बचाने के लिए, अपने स्कोर को बचाने के लिए, तो जो गोलकीपर है सक्सीड हो जाएगा अगर बॉल को, तो उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा और 0 पे आ जाएगा बॉल का। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब भी फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट में तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, और जब फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट में डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसके मोशन है उसमें, तो जो भी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है उस ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड। नेक्स्ट हम ये एक और एग्जांपल देखेंगे, वॉलीबॉल का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जो प्लेयर से ऑफन पुश करते हैं मूविंग बॉल को अपने टीममेट से, ताकि हम विन कर सके। तो कभी कभी क्या होता है, बॉल जो है दूसरे साइड में रिटर्न हो जाता है कोड बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। वैसे ही क्रिकेट में भी बैट्समैन जो है वो हिट करते हैं तो शॉट होता है। तो कैसे शॉट होता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है उस बॉल पे, वो भी बैट से, तो क्या कुछ चेंजेस होता है उस डायरेक्शन ऑफ मोशन में और बॉल के इसमें। तो ये सारे एग्जाम्पल ये है कि जो भी डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंज होता है, क्यों चेंज हो रहा है, उस फोर्स के वजह से। बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन ने हिट किया, तब जाके वो बॉल गई, शॉट लगी, ऐसा। तो ये जो भी चेंज है, आइदर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों जो भी डिस्क्राइब हो रहा है, तो चेंज हो रहा है उसके स्टेट ऑफ मोशन में। इसलिए फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट के स्टेट में और स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या फोर्स से शेप चेंज होता है। यस, हो सकता है। जैसे कि बॉल जो भी है वो बॉल ऑफ शेप ऑफ बॉल ऑफ डग, यानी कि जैसे चपाती का जो भी हम आटा रहता है वो उस पे हम जितना फोर्स लगाते हैं वैसे वैसे उसका शेप चेंज होता है। अब उसे अगर हम प्रेस करेंगे तो ज्यादा वो सॉफ्टनेस भी आ जाता है, तो उससे शेप भी चेंज हो जाता है। और जैसे कि अगर हम रबर बॉल को टेबल पे रखे प्रेस करेंगे तो क्या होता है, उसके शेप में कुछ ना कुछ तो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि अगर फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट में तो उसके शेप में भी चेंजेस हो सकता है। जैसे कि अब ये अबोव एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा, जैसे कि मैं अभी जो फोर्स लगने से या तो फिर वो ऑब्जेक्ट मूव होगा रेस्ट से, या तो फिर उसकी स्पीड में चेंज हो जाएगी, या तो फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजेस आ सकता है, और वो उसके शेप में भी चेंजेस ला सकता है, और मे कॉज सम ऑफ ऑल दिस। और किसी ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है। और फोर्स जो है वो वन और मोर ऑफ दिस, किसी में एक देखने को मिलेंगे, किसी में दोनों क्वालिटीज देखने को मिलेंगे, किसी में सब देखने को मिलेंगे, किसी में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत से कुछ चेंजेस हमें फोर्स के वजह से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कांटेक्ट फोर्स के बारे में। अब कांटेक्ट फोर्स में फर्स्ट हम देखेंगे मस्कुलर फोर्स, जो अभी जैसे कि कोई भी बुक को हम लिफ्ट कर रहे, टच टेबल को, क्या हम टेबल से कुछ बुक उठा रहे तो क्या हम उसे बिना टच किए कर सकते हैं? क्या हम बिना टच किए एक पानी के बकेट को होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जनरली हमें फोर्स लगाना पड़ता है कोई भी ऑब्जेक्ट में। जो भी हमारी बॉडी है वो उसके कांटेक्ट में आती है, तब जाके उसमें फोर्स लगता है, तभी हम उसे कुछ भी चेंजेस देख सकते हैं उसमें। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, जैसे कि स्कूल बैग और एक बकेट ऑफ वाटर को, तो ये फोर्स कहाँ से आता है? तो ये फोर्स जो भी है वो हमारे एक्शन ऑफ मसल्स जो भी हमारे बॉडी में वहां से आता है। तो जो भी फोर्स है, जो भी मसल्स के एक्शन से रिजल्ट आउट हो रहे, वो सारे मस्कुलर फोर्स में आ जाएंगे।
एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स कैरी आउट करते हैं, उनको जो भी फिजिकल एक्टिविटीज दी जाती है अदर टास्क में, जैसे कि एनिमल जैसे बुलक्स, हॉर्स, डोंकी, कैमल, इनको बहुत से टास्क होते हैं, वो वेट लिफ्ट करते हैं, तो उनको भी मस्कुलर फोर्स वो भी परफॉर्म करते हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स जो है वो अप्लाई होता है जब हम ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ही आते हैं, तो इसके वजह से उसे क्या कहा जाता है, कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रिक्शन। अब पहले बहुत से बार एक्सपीरियंस किया होगा कि बॉल जो है वो ग्राउंड में रोल होता है, स्लो डाउन होकर उसके बाद रेस्ट होता है। जैसे कि हम बाइसाइकिल भी राइड करते हैं तो हम पेडलिंग करना स्टॉप कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका स्लो डाउन होता है, फाइनली वो स्टॉप होता है। जैसे कि कार स्कूटर में भी देखा होगा, इंजन के स्विच ऑफ होने के बाद भी थोड़ा वो मूव करता है। सिमिलरली बोट भी कम रेस्ट में आता है, उससे पहले वो स्टॉप, अगर हम रोविंग करना भी स्टॉप कर देंगे तो भी थोड़े टाइम बाद वो रेस्ट में आता है। तो ये सारे सिचुएशन जो है वो जहाँ पे फोर्स नहीं है फिर भी वो थोड़ा बहुत मूव हो ही रहा है, तो ये जो है वो हमें ये देखने को मिलता है कि उसकी स्पीड जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाती है, लास्ट में वो फिर रेस्ट में आते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो ये क्यों हो रहा है, ये चेंजेस क्या हो रहा है, तो जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो रहा है इस चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट के, ये सारे एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेस के बीच में होता है, जैसे कि वो बॉल और ग्राउंड के बीच में जो फिर रेस्ट में लेके आता है बॉल को। सिमिलरली वाटर और बोट के बीच में जो भी फ्रिक्शन होता है उसके बाद ही वो उसे रोविंग स्टॉप करने के बाद थोड़े टाइम बाद वो स्टॉप होता है बोट। वैसे ही जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्ट करता है सारे मूविंग ऑब्जेक्ट में, सारे डायरेक्शन में, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वो उसके वर्क करता है। तो जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसकी वजह से राइज होता है, कांटेक्ट बिटवीन सरफेस, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है तो उसके वजह से। सो इसीलिए इसे एक कांटेक्ट फोर्स का भी एग्जाम्पल माना जाता है। हम इसके बारे में, इस फोर्स के बारे में चैप्टर 12 में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि ये जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये अप्लाई हो रहा है तो जो भी फोर्स अप्लाई होने के वजह से ये कांटेक्ट में पहले तो ये ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होंगे, तब जाके ये फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसमें फर्स्ट दिया है मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक एक्टिविटी जैसा दिया है कि मैग्नेट को यहाँ पे मैग्नेट प्लेस किया गया है, फिर उसे लेकर जा रहे हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है दो मैग्नेट के बीच में। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जैसे दिया है मैग्नेटिक फोर्स में। सो हमने क्लास 6 में ही पढ़ा था कि जो भी मैग्नेट होते हैं वो रिपल करते हैं एक दूसरे को अगर अनलाइक पोल्स आते हैं, और अट्रैक्ट होते, लाइक पोल्स में रिपल करते हैं और अनलाइक पोल्स में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ पुशर पुल है, जो मैग्नेट को कांटेक्ट पे लाने पे जो भी हमें ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है वो। तो जो भी मैग्नेट है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और जो दूसरा मैग्नेट है वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मैग्नेट में वो एक एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स में। सिमिलरली जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मैग्नेट में ऑन द पीस ऑफ आयरन भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है एक एक्टिविटी फॉर्म में। तो जो भी स्ट्रॉ यहाँ पे है वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसे दिया गया है आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद द शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर में रब करने की वजह से उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गए। तो ये जो भी स्ट्रॉ है वो एग्जाम्पल एक चार्ज्ड बॉडी, उसमें चार्ज है तो जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस चार्ज बॉडी में दूसरे चार्ज और अनचार्ज बॉडी पे, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाएगा। और ये जो भी फोर्स है वो कब प्ले होता है, इवन जब बॉडी जो है वो कांटेक्ट में नहीं आते तो भी वो हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में हम चैप्टर 15 में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी चीज़ जैसे कि कॉइन और पेपर जो है वो ग्राउंड में हो रहे, हमारे हाथ से स्लिप हो रहे तो वो सीधा नीचे जाके, लीव्स और फ्रूट भी इवन जो ट्रीज से गिरते वो ग्राउंड में आते when they get detached from the plant। तो ये क्यों, कैसे, तो जो भी कॉइन है हमारे हाथ में वो रेस्ट में, जैसे ही वो रिलीज आउट होगा वो नीचे ही क्यों आते। तो ये जो क्लियर है ये मोशन का, ये क्लियर, इससे ये क्लियर है कि जो भी स्टेट ऑफ मोशन है वो कॉइन का
अंडर चेंज होता है उसका। तो ये क्या होता है ये फोर्स का? तो जो भी ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, वो जो भी अर्थ के टुवर्ड्स अगर फॉल हो रहा है, बिकॉज इट पुल्स देम, जो फोर्स उसे खींच रहा है वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी भी कह सकते हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो सारे ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही तो नीचे गिरेगी तो नीचे ही आ जाएगी। तो वाटर बिगन टू फ्लो टुवर्ड द ग्राउंड, वाटर भी ग्राउंड की तरफ ही फ्लो होगा अगर हम टैप को ओपन करेंगे तो। और वाटर इन रिवर जो भी वो भी डाउनवर्ड की तरफ ही वो फ्लो होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेशर। अब हमने ये देखा कि जो स्ट्रॉन्ग विंड भी होते हैं स्टॉर्म और साइक्लोन के टाइम पे जो रूफटॉप में ब्लो होते, और विंड और साइक्लोन के टाइम पे डिफरेंस देखा हमने वो प्रेशर में। तो अब ये प्रेशर में जैसे कि अगर हम एक नेल को वुडन प्लैंक में पुश करेंगे तो हाथ से ऐसे पुश करेंगे तो क्या हम सक्सीड होंगे? नहीं। लेकिन उससे ही हम किसी पॉइंटेड चीज से अगर पॉइंटेड पार्ट से पुश करेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा अंदर जाएगा। ऐसे जैसे कि हम वेजिटेबल कट करेंगे ब्लंट नाइफ से, धारी नहीं है उस नाइफ से अगर हम कट करेंगे तो नहीं होगा, इजी नहीं होगा। लेकिन शार्प नाइफ से तुरंत कट हो जाएगा। तो जो भी हम ये जो एरिया है जहाँ फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जैसे कि पॉइंटेड एंड हो रहा है यहाँ पे, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है उस यूनिट एरिया में, उसे क्या कहा जाएगा? प्रेशर कहा जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो जो भी एरिया है जहाँ पे ये फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो जो भी स्मॉलर एरिया है, लार्जर एरिया हो और द सरफेस सेम हो, तो जो भी एरिया पॉइंटेड एंड का यहाँ पे नेल का एग्जांपल था वो स्मॉलर था उसके हेड से, लेकिन सेम फोर्स लगा, वहाँ पे प्रेशर एफिशिएंट था और वो पुश हुआ, वो पॉइंटेड एंड जो था वो वुडन प्लैंक में अंदर चले गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे एग्जाम एक्टिविटीज दिए गए हैं। यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब टाइप लिया गया है। नीचे यहाँ पे बलून की कुछ जो भी शीट है वो टाई किया गया है, यहाँ पे रबर शीट टाई किया गया है और फिर प्रेशर एक्सर्ट किया गया है। और इसके एग्जांपल में यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सेम एग्जांपल यहाँ पे एक बॉटल और यहाँ पे बलून टाई अप किया गया है, और यहाँ पे नेक्स्ट में कुछ भी टाई नहीं किया है। तो कुछ भी नहीं टाई किया है तो देखो यहाँ पे वाटर जो है वो रिलीज आउट हो रहा है। तो जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। हम ये कह सकते हैं कि जो भी गैसेस है वो भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। नेक्स्ट हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमने देखा है कि एयर हमारे पूरे आजू बाजू हर जगह प्रेजेंट है। तो जो भी एनवेलप ऑफ एयर है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जो भी एटमॉस्फेयर एयर है वो कुछ किलोमीटर तक है हमारे सरफेस ऑफ अर्थ में, और जो भी प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है एयर में उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और ये जो भी प्रेशर है ये फोर्स पर यूनिट एरिया में होता है। तो जो भी एक यूनिट एरिया में बहुत ही लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग रहेगा तो उसे फिल किया जाएगा। तो जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे एयर में वो यहाँ पे देखो पिक्चर में दिया गया है। यूनिट एरिया कितना है, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक शक्कर को प्रेस किया, एक शक्कर लगाया गया है, फिर उसे प्रेस किया है तो जो भी एयर है उस कप और सरफेस के बीच में एस्केप आउट हो रहा है, और जो भी प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर उस पर एक्ट हो रहा है वो भी यहाँ पे दिया गया है इस एक्टिविटी में। तो उस शक्कर को अगर हम पुल करेंगे उस सरफेस से तो जो भी अप्लाइड फोर्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा, लार्ज होगा, टू ओवरकम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस एक्टिविटी से हमें आइडिया मिल जाएगा कि जो भी मैग्नीट्यूड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो और ये फैक्ट है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू पुल द शक्कर ऑफ। ये ह्यूमन बीइंग को इजीली वो शक्कर ऑफ को पुल नहीं कर सकते। अगर वहां एयर नहीं रहेगा तो वो इजीली हम उसे पुल आउट नहीं कर सकते। तो जो भी फोर्स है एयर के वजह से उस कॉलम ऑफ हाइट एटमॉस्फेयर और एरिया में 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इस फिगर में दिया है, तो नियरली इक्वल टू द ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट के उस ऑब्जेक्ट के मास जो 225 kg है उससे वो नियरली इक्वल होना चाहिए। तो ये रीजन है कि हम जो भी क्रस्ट अंडर दिस फोर्स ग्रेविटी द
pressure inside the body is also equal to the atmospheric pressure and the balance the pressure from outside. वो बाहर से भी वो उस प्रेशर को बैलेंस करता है. सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. थैंक यू.